नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता और मेरे साथ है मेरी सहयोगी। मैं हूं किरण और चलिए शुरुआत करते हैं हमारे स्पेशल न्यूज बुलेटिन का जिसका नाम है गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग इंडिया। इंडिया। और हमारे इस खास बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, अहम खबरें, और वो भी एकदम अलग अंदाज में। किरण, जी, बिल्कुल। और देखिए इसी के साथ हम यहाँ पर जो देश का मूड है, आम आदमी के लिए जो जरूरी बातें हैं, वो तमाम चीजें हम अपने इस बुलेटिन में बताते हैं। और इसके साथ साथ देखिए गुड मॉर्निंग इंडिया में सोच की बात भी हम बताएंगे जिसपे आम लोगों को सोचने की जरूरत है, और वही हम इनको बताएंगे वो खबर जो सबसे ज्यादा इस वक्त देश में चर्चा का विषय है और साथ ही मुद्दा भी बनी हुई है। बिल्कुल। और बात होगी दुनिया की। इंटरनेशनल खबरें भी बहुत जरूरी हैं। सुबह सुबह आप चाय नाश्ता कुछ भी कर रहे हैं, आप हमारा बुलेटिन ही देखिए और आपको सब जानकारी भी मिलेगी। रिलैक्स हो जाइए। दुनिया की भी अहम खबरें, मेन खबरें आपको सुबह मॉर्निंग में एक तरीके से रिवीजन के तौर पर अपडेटेड जानकारी के साथ आपको देंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आपके इस खास बुलेटिन की, यानी गुड मॉर्निंग इंडिया की। बिल्कुल। और देखिए सबसे पहले चार बड़ी खबरों पर हम नजर आ लेते हैं। कौन कौन सी वो बड़ी खबरें रहेंगी वो हम बता देते हैं। तो पहली बड़ी खबर के तौर पर हम दिल्ली एनसीआर में जिस तरह से मंगलवार तड़के से सुबह से ही देखिए बारिश का दौर चल रहा है। कई लोगों ने तो जब ऑफिस जा रहे होंगे इस चीज को देखा होगा और कहीं ना कहीं मुश्किलें भी आई होंगी। ऐसे में बात सबसे पहले हम इसी खबर की करेंगे कि मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जो है वो जारी किया, और साथ ही कई दिन भर जो है रुक रुक कर बारिश होने की एक संभावना जो है वो मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। और ऐसे में देखिए मौसम विभाग ने बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश में भारी बारिश की चेतावनी भी जारी की है। बिल्कुल, ऐसा लगा था किरण की बारिश चली गई, बारिश गई नहीं है, बारिश फिर आ रही है। और बारिश आज तो बहुत ठंड है। बिल्कुल। दिल्ली एनसीआर नोएडा की अगर बात करें, आप अगर यहाँ रहते हैं तो बहुत ठंड है। पंखा अगर आप चलाएं तो पंखे से भी आपको ठंड लगने लगेगी। ये स्थिति है। अब देखिए ये खबर तो रहेगी झमाझम बारिश से कैसे मौसम बदला। मौसम ठंडा हो गया है, थोड़ा बच के रहिएगा, सर्दी बुखार हो जाता है ऐसे मौसम बदलाव में। मुद्दा देखिए अब हमने मौसम का बता दिया, लेकिन मौसम से ज्यादा महत्वपूर्ण है चुनाव। बिल्कुल। बिहार की बात करेंगे तो बिहार में चुनावी सायरन बज चुका है। अब जो राज्य की कुल 243 सीटें हैं उन पर 2 चरणों में वोटिंग होगी, यानी अब 2 चरण। पिछली बार 3 चरणों में हुई थी। बिल्कुल। पिछली बार इस बार 2 चरणों में। और इस बार 2 चरणों में। इवन जो पार्टियां हैं उन्होंने भी ये मांग की थी कि 2 चरणों में जो चुनाव है वो यहाँ पर हो जाए, और चुनाव आयोग को भी लगा कि ये बेहतर है कि 2 ही चरणों में चुनाव हो। ऐसे में 2 चरणों में ये चुनाव हो रहा है। 121 सीटों पर मतदान होगा पहले चरण के दौरान में, और दूसरे चरण में 122 सीटें हैं उस पर वोट जो है वो डाले जाएंगे। और देखिए बिहार चुनाव के ऐलान के बाद से ही दिल्ली में भी एक हलचल सी बढ़ गई। अब किस बात को लेकर के हलचल बढ़ी है शिवम? हलचल ये बढ़ गई है कि क्या होगा अब आगे, कैसे उसकी पूरी स्ट्रैटेजी जो है वो तैयार हो जाएगी। अब समय नहीं है, अब शुरुआत हो चुकी है। अब यही है ना कि लोग पहले सोच रहे थे कि बिहार में क्या, जब तक चुनाव का ऐलान नहीं हो जाता, जब तक कि फाइनल इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो जाती, तब तक लोग फिर इधर उधर नहीं भागते। अब सीट शेयरिंग, वो तमाम चीजें, अब सब कुछ फाइनलाइज होगा दिल्ली में, क्योंकि हर पार्टी का हेडक्वार्टर है। और वहां पर हलचल शिवम इसको लेकर के भी है कि एसआईआर को हमने देखा है किस तरह से विपक्ष ने पूरी तरह से मुद्दा बनाया, सुप्रीम कोर्ट का भी रुख किया है। अब सुप्रीम कोर्ट ने देखिए यहाँ पर सुनवाई अब उस पर होगी, और एसआईआर के मुद्दे पर तो ये बहुत अहम है। और देखिए पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया था कि निर्वाचन आयोग ईसीआई द्वारा जो अपनाई गई कार्यप्रणाली है उसमें अगर किसी भी तरह की छोटी सी भी अवैधता यानी कि इलीगल चीजें पाई जाती है तो तुरंत प्रभाव से जो है उस एसआईआर को निरस्त कर दिया जाएगा, रद्द कर दिया जाएगा। ये अपने आप में बड़ी बात, बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। ठीक है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से क्या कुछ होता है वो देखना होगा। लेकिन अगली खबर भी महत्वपूर्ण है, जिसमें दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके में एक बार फिर चाकूबाजी हुई है। तो दिल्ली में बार बार चाकूबाजी की खबरें आना, क्राइम की ऐसी खबरें आना, ये बहुत दुखद है। राजधानी है, वहाँ से ऐसी खबरें नहीं आनी चाहिए। लेकिन एक बार फिर से चाकूबाजी हुई है। बताया जा रहा है कि एक शख्स ने घर में घुसकर एक ही परिवार वालों को ताबड़तोड़ चाकू मारे हैं। तो ये लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को लेकर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। बिल्कुल। और अब ऐसा कहा जा रहा है कि दिल्ली क्या सेफ नहीं है, ये अब हर किसी के मन में सवाल जो है उठने लगा है। लेकिन वही पुलिस लगातार तत्पर है इस तरह से जो बदमाश और उनका गुंडा राज जो चल रहा है उसको खत्म करने को लेकर के। लेकिन चलिए सबसे पहले हम गुड मॉर्निंग इंडिया में अब बात कर लेते हैं आज के मूड की। क्या कहता है देश का मूड, ये बताएंगे। तो बारिश का मूड है, दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश हो रही है। चाय का मूड है, चाय का, और मतलब मौसम एकदम सुहावना हो गया है तो लोग सब सोच रहे हैं कि चाय पी जाए। आप चाय पीते रहिए, आप हमारा शो देखते रहिए। लेकिन चलिए शुरुआत करते हैं, पहली खबर का रुख करते हैं। तो दिल्ली एनसीआर में बीते 24 घंटे के दौरान जोरदार बारिश की वजह से पूरा मौसम बदल चुका है। इस समय भी दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश हो रही है कई जगहों पर, कई पॉकेट्स में।
तापमान में 7 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आई है। तो बिल्कुल एसी वाला काम होगा नहीं कि अगर आप सोचेंगे इतनी गिरावट आ जाएगी। तो सोमवार की रात ठंडी हवाओं और बारिश की वजह से लोग कांप उठे, और आज के दिन भी अगर आप बात करें, ऐसे में आज सुबह से बारिश का कहर वो जारी है। ठंडी हवाओं की वजह से लोग गुलाबी ठंड का एहसास कर रहे हैं। बिल्कुल। और देखिए, गुलाबी ठंड इसलिए भी कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा ठंड भी नहीं लगती है, लेकिन हल्की सी सिहरन जो है वो आपको महसूस होती है, इसलिए इसे गुलाबी ठंड भी कहा जाता है। और ऐसे में देखिए, आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर में बारिश की वजह से रात का मौसम बहुत सुहाना हो गया। सबसे खास बात ये रही है कि इस बारिश की वजह से लोगों को ठंड का एक एहसास सा होने लगा है। हालांकि मौसम इस तरह कब तक बना रहेगा, असमंजस की एक स्थिति है। और ऐसे में अगर हम भारत के मौसम वैज्ञानिकों के और वहां के विभाग की बात कर ले, तो जो ताज़ा अपडेट है अभी सामने जो आ चुका है चीज़ें, उसके मुताबिक आज भी दिल्ली एनसीआर में बारिश होगी। कहीं कहीं तो तेज बारिश और हल्की बारिश की होने की संभावना है, उसका पूर्वानुमान जो है वो लगाया भी गया है। दिल्ली एनसीआर में आज अधिकतम तापमान जो है वो 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस के करीब जो है, 30 डिग्री बिल्कुल अधिकतम। अगर और लोअर 23 पे अगर आ जाएगा तो फिर तो बहुत ठंडा हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और इसी के साथ देखिए, 10 से 13 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो है हवाओं के चलने की गति भी रहने वाली है। बिल्कुल बिल्कुल। बुधवार से दिल्ली एनसीआर का मौसम साफ होने लगेगा। बारिश होती है तो दिल्ली एनसीआर में एक बड़ी अच्छी चीज किरण ये है कि पोल्यूशन कम हो जाता है। जो आपके पार्टिकुलेट्स होते हैं हवा में, जो कण होते हैं धूल के, वो कम हो जाते हैं, जो आपको अच्छी सांस आप ले पा रहे होंगे। तो बारिश होती है तो लोग बहुत खुश होते हैं दिल्ली एनसीआर में। हालांकि थोड़ा बाढ़ बारिश का इशू रहता है। अब इस दौरान की बात करें, अधिकतम तापमान 32 डिग्री तक पहुंच सकता है। अब यूपी में अगले 2 दिनों में पूर्वी जिलों में बारिश जारी रहेगी, जबकि पश्चिम भागों में धूप खिलने की संभावना है। बिहार में आज हल्की बारिश होगी, चुनाव का ऐलान भी हो गया है, और बुधवार को कई जिलों में धूप खिलेगी। मौसम विभाग के अनुसार आज भी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में काले बादल मंडराते रहेंगे। किरण बिल्कुल। और देखिए, गरज चमक के साथ ऐसा कहा जा रहा है कि बारिश होने का अनुमान है। यूपी के पश्चिमी जिलों की भी अगर हम बात कर ले, जैसे कि मेरठ का इलाका, बुलंदशहर, खुर्जा, आगरा, हाथरस की बात कर ले, मथुरा, ये सब जगह पर जो है शिवम हल्की बारिश की संभावना जो है उसको यहाँ पर जताया गया है। और ऐसे में देखिए, पूर्वी यूपी का अब हम रुख कर लेते हैं। ये तो हमने बताया कि पश्चिमी, अब इसके बाद देखिए पूर्वी यूपी, गोरखपुर, जौनपुर, वाराणसी, आजमगढ़ जैसे जो इलाके हैं, यहाँ पर भी बारिश जो है वो हो रही है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने पूर्वी यूपी के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया है, यानी कि आने वाले कुछ दिन जो है वो झमाझम बारिश का दौर जो है वो चलेगा। और इसी से जो है ठंड अब दस्तक आज से दे ही चुकी है, तो अब आगे देखिए कि ठंड भी जबरदस्त कड़ाके की पड़ने वाली है। ठंड हो गई है, ठंड अभी से हो गई है, हमें तो अभी से ठंड लग रही है। मतलब अब ये है कि भाई आप सर्दियां ना बिल्कुल एक तरीके से कह दें कि दस्तक वाला जो समय है वो शुरुआत हो गया। लेकिन चलिए ठीक है, मौसम की बात की, बिहार में भी बारिश की बात सामने आ रही थी। लेकिन बिहार में एक और चीज महत्वपूर्ण है, बिहार का विधानसभा चुनाव ऐलान हो गया है। चुनाव आयोग के अधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इलेक्शन शेड्यूल की जानकारी साझा की है। बिहार में चुनाव जो है वो 2 चरणों में होगा, यानी कि 2 फेजेस में ये इलेक्शन होगा। 6 और 11 नवंबर को मतदान होगा, 14 नवंबर को नतीजे आ जाएंगे। बिल्कुल। और 14 नवंबर को नतीजे आएंगे, पता चल जाएगा कि आखिरकार बिहार की सत्ता पर काबिज कौन होगा, सरताज किसे बनाया जा रहा है, राज किसको सौंपा जा रहा है, बिहार की जनता किस पर भरोसा करते हुए दिखाई दे रही है। ये सब कुछ 14 नवंबर को जो है वो क्लियर। और इसी के साथ देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव का ऐलान हो गया है। चुनाव आयोग के अधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इलेक्शन शेड्यूल की जो है ये जानकारी साझा की है। और देखिए, बिहार चुनाव के मतलब जो होने हैं वो 2 चरण में होंगे। जिस तरह से शिवम आपने भी जानकारी दी, यहाँ पर तारीख भी आपने यहाँ पर बताया कि 6 और 11 नवंबर जो है मतदान की तारीख तय की गई है। 14 को नतीजे आने की बात मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने चुनाव की तारीखों की घोषणा करते हुए कई और महत्वपूर्ण जानकारी भी दी है। तो कुल मिलाकर के देखिए 243 सीटें हैं, इसमें बिहार का विधानसभा का चुनाव होना है। इस महायुद्ध को सिर्फ 2 चरणों में ही संपन्न करने का जो ये फैसला है वो लिया गया है, जो राज्य के इतिहास में पहली बार होगा। पहले चरण का मतदान 6 नवंबर को होगा, जबकि दूसरे चरण के लिए 11 नवंबर को जो है वोटिंग होगी। तो ये 2 में वोटर्स को तय करना है अपना वोट वो किसको देंगे। लेकिन पिछली बार जैसे 2020 की अगर बात करें तो उस चुनाव में 3 फेजेस में हुआ था। और जो छठ है, छठ का पर्व क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, न केवल बिहार में, अब तो देश के हर हिस्से में मनाया जाता है। अब तो हर त्योहार देश के हर हिस्से में मनाया जाता है। तो छठ बिल्कुल उसके बीच में पड़ गया था, वोटिंग के बीच में पड़ गया था। अब या तो लोग वोट करेंगे या तो छठ मनाएंगे या फिर छुट्टी, तो ये चीज़ें पड़ जाती हैं बीच में। तो इस बार रिक्वेस्ट की गई थी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं कि भाई आप छठ के बाद करें कम से कम, और उसके क्लोज रखेंगे तो शायद लोग ज़्यादा आएंगे, लोग छुट्टियों पर घर जाते ही हैं।
अब ये हो तो गया है लेकिन थोड़ा सा आगे है, मुझे लगता है छठ कब की, अब तो छठ तो दिवाली के बिल्कुल बाद, दिवाली के 6 दिन के बाद में जो है वो छठ 25-26 को आपकी छठ होगी, लेकिन इससे थोड़ा सा लेट हो गया मुझे लग रहा है चुनाव, लेकिन ठीक है फैसला है। तो पहले चरण में 6 नवंबर को 121 सीटों पर मतदान होंगे, वहीं दूसरे चरण यानी 11 नवंबर को 122 सीटों पर वोटिंग होगी। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि बिहार में इस बार SIR की प्रक्रिया की गई और 30 सितंबर को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित कर दी गई। ज्ञानेश कुमार ने कहा कि इस बार चुनाव न सिर्फ बिहार के मतदाताओं के लिए सुगम होंगे बल्कि शांतिपूर्ण और पूर्ण पारदर्शी ढंग से मतदान कराएंगे। बिल्कुल, देखिए ये सुगमता की जो बात की है, हम सुन रहे थे चुनाव आयुक्त को, वो जब परसों पहली बार जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आए थे तो उन्होंने इस बात का किया था कि बहुत कुछ बदलाव जो है इस बार चुनाव के दौरान होने वाले हैं और ये बदलाव की शुरुआत जो है वो होगी आपको बिहार से, उसके बाद पूरे देश में इसको लागू किया जाएगा। तो कुल मिलाकर के 17 बदलाव हो रहे हैं, जो अपने आप में बड़ी बात है। और उसके बाद SIR जो सबसे बड़ा बदलाव होगा कि पूरे देश में फिर SIR जो है वो कराया जाएगा। बिहार मॉडल बन रहा है, बिहार और मॉडल बिहार जो करे, बिहार में जो किया जाएगा इसी के द्वारा वो पूरे देश में लागू होगा, इसलिए थोड़ा सा डर भी है बाकी पार्टीज को। SIR पूरे देश में अगर हो तो किस तरीके से होगी। नहीं, 17 पॉइंट्स की आपने बहुत अच्छी बात की। इसमें कुछ ऐसा भी है कि जैसे आप मोबाइल फोन लेके जाते हैं तो वो डिपॉजिट करने वाली जो जगह है वो भी बिल्कुल उसके पास रहेगी, ये बातें भी उसमें है। और ज्यादा वोटर्स एक बूथ पर नहीं होंगे, 1200 या कुछ ऐसा। हाँ, कुछ ही वोटर्स यानी 1200-1500 के वोटर्स होंगे एक बूथ पे, ताकि किसी को भी दिक्कत ना हो, बहुत ज्यादा क्राउड ना हो और किसी भी तरह की कोई धांधली जो है वो ना की जा सके, फर्जी वोटिंग ना हो और सुचारू तौर पर सेफ साइड होकर के जो है सारी चीजें तय तरीके से हो पाए, इसकी एक पूरी कोशिश जो है वो चुनाव आयोग की तरफ से की जा रही है। अब ऐसे में देखिए कि तमाम राजनीतिक दलों, प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक करके एक महत्वपूर्ण सुझाव जो है वो लिए गए थे। इसलिए हम देख रहे थे कि चुनाव आयोग के तमाम जो अधिकारी हैं, चुनाव आयुक्त भी जो हैं वो बिहार में 2 दिनों से मौजूद थे और वहां पर उन्होंने बातचीत का दौर चलाया, बैठकों का दौर चलाया, क्योंकि सबसे ज्यादा जो मतलब मैं कहूँ कि बिहार की विपक्षी दल है उनको बहुत दिक्कत है चुनाव आयोग से। मुझे लग रहा है उनको सेटिस्फाई और कन्विंस करने के लिए बैठक का दौर चला है। उनका चुनाव आयोग के साथ ऐसा लगता है इलेक्शन हो रहा है, 36 का आंकड़ा हो जाता है। 36 का भी, उनके विरुद्ध ऐसा लग रहा है चुनाव, आप बीजेपी के विरुद्ध लड़ रहे हो या उनके विरुद्ध लड़ रहे हो। तो देखिए उन्होंने क्या कुछ कहा ये भी आपको बता दें। उन्होंने कहा कि कुल बिहार में 243 विधानसभा सीटें हैं, इसमें से 203 सामान्य सीटें हैं, 2 SC कैटेगरी में, 238 जो हैं वो SC सीटें हैं और बिहार में मतदाताओं की कुल संख्या 7.43 यानी 7.43 करोड़ है और बिहार के फर्स्ट टाइम वोटर्स 14 लाख हैं। तो भाई बहुत बधाई हो आपको जो फर्स्ट टाइम वोट डालेंगे, बिल्कुल अलग ही अनुभव है, आप सरकार चुनेंगे। और इस बार चुनाव आयोग ने मतदाताओं की सुविधा के लिए हर बूथ पे जो हम चर्चा कर रहे थे जी 1200 से अधिक मतदाताओं को नहीं रखने का निर्णय लिया गया है। ये बहुत बड़ी चीज है कि आप लिमिटेड अगर मतदाता को एक बूथ पे रखेंगे तो इजी होगा हर चीज को करना और प्रोसेस जो है वो सही तरीके से जो है यहाँ पर उसको अपनाया जा सकेगा। अब ऐसे में देखिए कि संख्या बढ़ेगी, हर पोलिंग स्टेशन पर वेबकास्टिंग की भी व्यवस्था रहेगी। जो हम बदलाव की बात करते थे, देखिए ये कुछ बदलाव जो है वो किए गए जिससे अधिकारी पूरी प्रक्रिया पर जो है नजर बनाए रख सकेंगे। और देखिए ये 17 बदलाव होंगे जो पूरे देश में भी लागू होंगे। इसके साथ साथ किस तरह से एक पारदर्शिता के साथ, ट्रांसपेरेंसी के साथ जो है ये पूरा मतदान जो है वो संपन्न हो जाए, इसकी एक कोशिश जो है वो की जा रही है चुनाव आयोग की तरफ से। अब क्या कुछ कहना है ज्ञानेश कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त का, वो भी हम अपने दर्शकों को सुनाते हैं। तो ये हम सुनाएं, उससे पहले शिवम चर्चा थोड़ी सी और कर लेते, क्योंकि बिहार का चुनाव, बारिश का दौर चल रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है कि ठंड से ज्यादा वहां पर जो है ये चुनाव की सरगर्मी है। ये जो ग्राफिक्स हम दिखा रहे हैं दर्शकों को, ये भी हमें दिखाना होगा। 2020 के आप जो मेरे इस हाथ की तरफ आप देख रहे हैं ग्राफिक्स, 2020 में महागठबंधन में कांग्रेस 70 पर लड़ी, 19 में जीत हासिल, आरजेडी 144 पर 75, सीपीआई 6 और जीत किसमें 2, सीपीएम 4 पे लड़ी और कितनी जीत उसकी 2, और सीपीआई एमएल की बात करें तो 19 पर लड़े और 12 में जीत। अगर महागठबंधन की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं तो इस बार टक्कर कड़ी होने वाली है। और अभी आपने हाल ही में देखा कैसे मेट्रो का जो उद्घाटन किया, मेट्रो से ये बहुत बड़ा तोहफा जो है थोड़ी देर पहले कि भाई चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी, उससे पहले ही वो हो गया और उनकी तरफ से डिक्लेयर कर दिया गया। तो मेट्रो की घोषणा करना और बहुत सी इंसेंटिव स्कीम्स की अगर बात करें, महिलाओं के लिए भी नीतीश कुमार ने बहुत कुछ घोषणा की है और उससे शायद उनको फर्क जो है वो पड़ जाएगा। जी।
और बिल्कुल यहाँ पर अब हम अगली खबर की तरफ आगे बढ़ते हैं। बिहार की ही बात जैसे लगातार शिवम हम कर रहे हैं, तो बिहार से हमने जो कहा कि बदलाव की एक शुरुआत, तो एसआईआर सबसे पहले बिहार में ही यहाँ पर जो है वो संपन्न कराया गया, लेकिन अब इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ी बात कह दी गई है। क्या कुछ कहा गया वो हम आपको बताएं, उससे पहले आपको ये भी हम बताएं कि एसआईआर पर देखिए आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होगी। और देखिए पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि निर्वाचन आयोग की तरफ से ईसीआई द्वारा जो अपनाई गई कार्यप्रणाली है उसमें अगर किसी तरह की भी अवैधता पाई जाती है तो तुरंत प्रभाव से एसआईआर को रद्द किया जाएगा। बिल्कुल, वो तो चुनावी राज्य बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर की पूरी प्रक्रिया को रद्द कर देंगे, ये कह दिया। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने बिहार एसआईआर पर कोई आंशिक राय देने से इनकार कर दिया है और स्पष्ट किया है कि उसका अंतिम फैसला पूरे भारत में प्रभावी होगा। सर्वोच्च न्यायालय ने बिहार में एसआईआर की वैधता पर अंतिम बहस सुनने के लिए आज की तारीख तय की है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 8 सितंबर को निर्देश दिया था कि बिहार में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान मतदाता सूची में नाम शामिल करने के लिए आधार को 12वें दस्तावेज के रूप में माना जाए। तो आधार को लेकर काफी डॉक्यूमेंट थे, 11 डॉक्यूमेंट शायद थे, और 12वां जो है वो आधार को बोल रहे थे, लेकिन आधार आइडेंटिटी है या नहीं इसको लेकर भी एक किरण जो है वो नहीं, लेकिन कोर्ट ने जब कह दिया तो उसके बाद चुनाव आयोग ने भी इस बात को जो है वो मान लिया था और 12वें वैध दस्तावेज के तौर पर उसको जो है अपनाया गया था। और अब मुझे लग रहा है इसको लेकर के संभवतः और भी अगर कुछ याचिकाएं डली होंगी तो उसमें भी सुनवाई जो है वो संभव है, लेकिन अब वही उसकी वैधता और अवैधता को लेकर के पूरी जांच हुई, क्योंकि लगातार विपक्ष इसको लेकर के हमलावर है कि कितने सारे यानी कि लाखों वोट जो है यहाँ पर काट दिए गए हैं, उनको हटा दिया गया है, उनको वोटिंग के अधिकार से हटा दिया गया है। लेकिन वही चुनाव आयोग का ये कहना है कि जिसको हटाया गया उसके लिए हमारे पास पूर्णतः एक सबूत है, या तो उनके जो एड्रेस है वो नहीं मिल रहा है, या तो लोग नहीं मिल रहे हैं, या फिर ऐसा भी हो रहा है कि वो बाहर से आए हुए हैं, वो नहीं है यहाँ के रहने वाले, और उसके बावजूद इनको पहले अधिकार था लेकिन अब हमने उनको हटाया। तो ऐसी कई चीजें हैं जो अब कोर्ट के अंदर में जो है वो बातचीत का दौर चलेगा। शिवा, बिल्कुल, अब आगे बढ़ते हैं। अब बात होगी सवाल आम आदमी का। यूपी पुलिस ने एक बार फिर आम आदमी को खूंखार अपराधियों से राहत दी है। फिरोजाबाद में पुलिस ने खूंखार बदमाश को मुठभेड़ में मार गिराया है। तो उत्तर प्रदेश में पुलिस जो है कानून का राज चलेगा, यहाँ पर उन्होंने साफ कर दिया है, और अपराधी अगर गलती करेंगे तो उनको भुगतना पड़ेगा। लेकिन यूपी की खबर आपको बता देते हैं दर्शकों, यूपी के फिरोजाबाद में पुलिस कस्टडी से फरार हुए बदमाश नरेश की पुलिस एनकाउंटर के बाद अस्पताल में मौत हो गई है। पुलिस एनकाउंटर में घायल हुए नरेश को ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। बिल्कुल, और देखिए कि फिरोजाबाद के एसएसपी सौरभ दीक्षित ने यह बताया कि 30 सितंबर को मक्खनपुर थाना क्षेत्र में हुई एक डकैती की घटना के सिलसिले में 6 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया था। उनके पास से 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की नकदी, मोबाइल फोन, अवैध हथियार की बरामदगी हुई थी। मक्खनपुर में पुलिस ने डकैती में लूट की गई और बाकी जो रकम थे उसको बरामद कर लिया और बदमाश नरेश को घटनास्थल पर ले गई थी, जहां बदमाश नरेश ने पेट में दर्द का बहाना बनाया, भाग निकला। अगले दिन रात 8 बजे जब पुलिस ने उसे घेरा तो उसके ऊपर अंधाधुंध फायरिंग जो है वो शुरू कर दी, यानी कि पहले नरेश की तरफ से जो है वो फायरिंग की गई है जो बदमाश था, उसके बाद जवाबी कार्रवाई जो है पुलिस की तरफ से की जाती है और पुलिस जो है फिर उसको घायल करती है, एम्बुलेंस से जिला अस्पताल लाया जाता है जहां उसे मृत घोषित कर दिया जाता है। और देखिए मुझे लग रहा है शिवम, उत्तर प्रदेश के अंदर में ऑपरेशन लंगड़ा के तहत ये पूरी जो है वो कार्रवाई की जाती है ताकि पैर में गोली लगे, वो घायल हो, उसके बाद उसकी गिरफ्तारी। बिल्कुल, अगर अपराधी फायर करता है, क्योंकि अपराधियों के पास हथियार हैं, और आप उत्तर प्रदेश में क्या हाल था क्राइम और लॉ एंड ऑर्डर का पहले, और उसको बदलना थोड़ा सा टफ है, तो इसीलिए ये कार्रवाई लोगों को लगता है कि ये कैसे कर पा रहे हैं, मुश्किल है। क्योंकि जब ये बदमाश फायर करता है तो फिर आप अपनी आत्मरक्षा में खुद को बचाने के लिए तो एक पैर पे गोली मारी जाती है आप, ठीक है। और बदमाश की ओर से चलाई गई एक गोली एएसपी अनुज चौधरी की बुलेट प्रूफ जैकेट में लगी है। तो एएसपी अनुज चौधरी की बुलेट प्रूफ जैकेट में भी एक गोली जो है वो लगी है, लेकिन गनीमत है वो ठीक है। लेकिन हमारे साथ हमारे संवाददाता कृष्णा इस वक्त जुड़ चुके हैं, फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। कृष्णा, क्या कुछ जानकारी है? गोली भी लगी है पुलिस अधिकारी को? जी शिवम, ये एक नरेश पंडित नाम का जो बदमाश है, इसका एक ग्रोह था जो बड़ी बड़ी लूटें करते थे। तो 30 सितंबर को इन्होंने लूट की थी एक जो गुजरात की जीके कंपनी थी उसके ड्राइवर के साथ, करीब 2 करोड़ से अधिक रुपए थे उस गाड़ी में, उसमें उन्होंने लूट की थी। पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया था एक दिन 6 लोगों को, और दूसरे दिन पुलिस रुपयों की बरामदगी के लिए नरेश को लेकर जा रही थी।
तभी नरेश ने पुलिस को चकमा देकर वहां से फरार हो गया। बाद में पुलिस को पता लगा, मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि नरेश यहाँ देखा गया, तो पुलिस ने उसकी घेराबंदी की थाना मक्खनपुर क्षेत्र में एक होटल के समीप। वहां पुलिस ने इसको जब पकड़ने का प्रयास किया तो इसने पुलिस पर फायरिंग की, जिसमें थाना रामगढ़ इंचार्ज संजीव दुबे के हाथ में गोली लगी, वो गंभीर घायल हो गए। और संजीव दुबे जो एसपी ग्रामीण है अनुज चौधरी, उनकी बुलेट प्रूफ जैकेट में गोली फंस गई, वो बाल बाल बच गए। पुलिस को अपनी जान बचाने के लिए इस पर फायरिंग करनी पड़ी और बदमाश नरेश के छाती में हार्ट में गोली लगी, जिससे उसकी मौत हो गई। जी शिवम जी कृष्णा, ये 6 बदमाश को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें नरेश को जो है वो मौकाए वारदात पे ले गए थे, जहां पर उसे इस पूरी डकैती की घटना को अंजाम दिया था। क्या मुख्य आरोपी वही था और बाकियों की जो गिरफ्तारी हुई है उनसे अब कई और मामले क्या इनके ऊपर में दर्ज थे, जिसको लेकर के अब छानबीन की जा रही है? जी बिल्कुल बिल्कुल, ये मुख्य आरोपी नरेश पंडित ही था इसमें, और जिसने दिल्ली, गाजियाबाद और कई राज्यों के अलावा कई जिलों में बड़ी बड़ी लूटें की थी। इस पे 9 से अधिक मुकदमे हैं, और जिस दिन ये फरार हुआ था डीआईजी ने इस पर 50,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया था, जिसके साथ जो 5 लोग और पकड़े गए हैं उनसे भी पूछताछ कर रही है, क्योंकि अभी तक पूरा जो रुपया था 2 करोड़ रुपए से अधिक था, वो बरामद नहीं हुआ है। कुछ लोग इसमें फरार भी हैं, पुलिस उनकी भी तलाश कर रही है। जी बहुत बहुत शुक्रिया कृष्णा, पूरी जानकारी हम तक यहाँ पर पहुंचाने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे दिल्ली की। दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके में एक शख्स ने घर में घुसकर एक ही परिवार पर ताबड़तोड़ चाकू से हमला कर दिया और आरोपी ने परिवार के 3 लोगों को चाकू मारे, जिनमें पति, पत्नी और उनका बेटा शामिल है। तो ये बहुत खतरनाक स्थिति होगी। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। बिल्कुल, और देखिए ऐसे लहूलुहान हालत में तीनों को तुरंत अस्पताल जो है वो पहुंचाया गया, जहां तीनों की हालत गंभीर बताई जा रही है। और सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची, जांच शुरू कर दी गई है। बताया जा रहा है कि हमला पुरानी रंजिश या आपसी विवाद का नतीजा हो सकता है। फिलहाल जांच का सब कुछ विषय है। और देखिए ऐसे में पुलिस आरोपी की तलाश में भी जुट गई है, यानी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर है ये बदमाश। और सवाल ये उठ रहा है कि राजधानी दिल्ली में लोग घर के अंदर में क्या सुरक्षित नहीं है? घर में अगर आप सुरक्षित नहीं है तो फिर आप कहाँ सुरक्षित हैं? ये बहुत बड़ा प्रश्न आपने सही उठाया कि अगर आप घर पे ही हमला हो जाएगा तो कैसे। लेकिन चाकूबाजी की पहले भी और भी खबरें आई हैं, दिल्ली से आई हैं, जहां पर कि युवा को भी किस तरीके से मार दिया गया। बिल्कुल, सीलमपुर में देखिए करण नाम के युवक जो कि नाबालिग था, और चाकू मारने वाला वो भी नाबालिग। बताइए, वो नाबालिग, वो सोचते हैं कि नाबालिग अगर क्राइम करेंगे तो आप बच जाएंगे, लेकिन ये नाबालिग को भी पता होना चाहिए कि आपकी आगे का करियर आपका भी बिल्कुल ठीक नहीं होने वाला। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को लेकर मुझे लगता है थोड़ा सा और स्ट्रिक्टनेस होनी चाहिए। लेकिन होती हैं ऐसी वारदातें, लेकिन बेहद दुखद है कैसे घर में घुसकर, सोचिए किरण, ये बहुत दुखद है कि भाई दिल्ली जैसे इलाके में, दिल्ली में मुझे लगता है ऐसी कोई खबर आनी ही नहीं चाहिए। बिल्कुल, तीनों को देखो कैसे लहूलुहान कर दिया और अस्पताल पहुंचाया गया है। बिल्कुल किरण, और लगातार इस तरह के अगर मामले बढ़ रहे हैं तो इसमें लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठना भी लाजमी हो जाता है। लोग जो स्थानीय हैं वो बार बार यही पूछ रहे हैं कि हम सुरक्षित आखिरकार हैं तो हैं कहाँ? हम अपने गली मोहल्ले में सुरक्षित नहीं है, हम अगर देश की राजधानी में सुरक्षित नहीं है, हम अपने घर में सुरक्षित नहीं है, हम कहीं सुरक्षित नहीं है, तो हम जाए तो जाए कहाँ? और ऐसे में ये पूरा मामला, ऐसे तो ये कहा जा रहा है पुरानी रंजिश का, या फिर इमीडिएट अगर अचानक से किसी तरह का कोई विवाद उत्पन्न हुआ होगा, लेकिन इस बीच में भी अगर आप पहुंचते हैं, ताबड़तोड़ गोलियां चला देते हैं, तो समझिए उनके पास वो बंदूक का आना और बाकी चीजों का रहना वो क्या है। बिल्कुल, और इस मामले में आपने देखा कैसे एक चाकूबाजी की जो घटनाएं सामने आ रही हैं वो यहाँ पर चिंता का विषय है। और चाकूबाजी होना, और फिर कई बार जिस तरीके से आपने बोला कि कहीं फायरिंग होती है, कुछ होती है, वैसे मामले भी आते हैं। तो वो क्राइम जो सिचुएशन है वो अब, क्योंकि अब उम्मीद की जा रही है इसमें थोड़ा बदलाव आएगा, लेकिन रह कर कुछ खबरें ऐसी आती हैं। लेकिन इस मामले में 3 लोगों को चाकू मारे गए, जिसमें पति, पत्नी और उनका बेटा शामिल था। तो ये आप सोच सकते हैं कितना खतरनाक है। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया और लहूलुहान हालत में तीनों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां तीनों की हालत अभी भी गंभीर जो है वो बताई जा रही है। सूचना मिली, पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि हमला जो है वो पुरानी रंजिश या आपसी विवाद का नतीजा हो सकता है। फिलहाल आरोपी की तलाश जो है वो जारी, लेकिन सवाल ये है कि राजधानी दिल्ली में लोग घर के अंदर भी क्या सुरक्षित नहीं है।